Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are discussing about the classification in the psychiatry. Last class में हमने पढ़ा था what do you mean by psychiatry, psychiatric nursing क्या है, हमारा basically psychiatric illnesses किसको बोलते हैं, diagnosis and classification. So in this video lecture we are discussing about the classification in the psychiatry. So firstly, like any growing branch of the medicine, psychiatry has seen rapid changes. हम बहुत सारे changes क्या देख रहे हैं psychiatry में देख रहे हैं. psychiatric में day by day हमारे क्या होते जा रहे हैं, बहुत सारे changes आते जा रहे हैं, हम rapid changes देख रहे हैं इसमें. So in classification to keep up with the conglomeration means basically conglomeration क्या होता है. कॉन्ग्लोमेरेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्ग्लोमेरेशन जो होता है वो एक ऐसा टर्म है जिसमें कि हम जस्ट सिंप्लीफाई करके बोले तो ये क्या है, एक कैटेगरी जिसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट आइटम्स को क्या करते हैं एक क्लास में कैटेगराइज कर देते हैं. सो उस जो टर्म है उसका मतलब सिंपली यही है कि हम कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑफ ग्रोइंग रिसर्च डाटा डीलिंग विद द एपिडेमोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी, प्रोग्नोस्टिक factors, treatment methods and new theories for the causation of the psychiatric disorders. So next deal, although first attempt to classify psychiatric disorders, जो पहले हम psychiatric disorders करते थे वो according to Ayurveda, according to Plato and according to एस्क्लिपीडियास से करते थे. बट अभी क्या हो गया है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिस किस पे है, ICD-10 पे एंड DSM-4. बट इट शुड बी चेंज नाउ. अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब चेंजेस आ रहे हैं हमारे जो भी हमारा ICD-10 है वो किस में कैटेगराइज हो चुका है, ICD-11 में. जो ICD-10 है वो किस में आ गया है, ICD-11 में आ गया है. एंड DSM-4 कन्वर्ट इनटू द DSM-5. DSM-5 में कन्वर्ट आउट हो गया है और जो हमारा ICD-10 है वो ICD-11 में चेंज हो गया. सो फर्दर अभी हम पढ़ते हैं कि ICD दिया किसने और एक्चुअली ICD होता क्या है. सो ICD इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीजेस. इसका जो 10th रिवीजन हुआ था वो कब हुआ था, 1992 में हुआ था. WHO ने ही क्लासिफाई किया था. जो भी हमारा ICD-10 का क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर F पे डिपेंड करता है. ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन है वो F चैप्टर्स क्लासिफाई करता है मेंटल डिसऑर्डर्स. ओके, उसमें कि एज अ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जिनको क्या दिया गया है, हमारा कलर कोडिंग दी गई है, कोडिंग दी गई है, नंबर कोडिंग दी गई है. नंबर कोडिंग है F002 to F99. इस कोडिंग के अकॉर्डिंग हर क्लास में 9 नंबर्स आते हैं, 9 to 10 नंबर्स आ रहे हैं. F002 to F10 ये हमारे नंबर्स आ गए. इसमें 10 में एक पर्टिकुलर डिसीज होती है तो वो F हमारा क्या है, कैटेगराइजेशन. ICD-10 इज़ नाउ अवेलेबल इन सेवरल वर्जन्स. कुछ वर्जन्स में ये अवेलेबल है. देर आर सेवरल वर्जन्स हम इसके पढ़ेंगे. अब ICD की फुल फॉर्म तो हमने पढ़ ली, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज. बट व्हाट डू यू मीन बाय DSM? सो DSM मीन्स द डायग्नोस्टिक. DSM का क्या मतलब है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. DSM-4 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है इज थ्रू दी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. अगर हम ICD की बात करें तो वो किसने दिया है, WHO ने. बट अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, DSM-4 TR की, तो वो किसने दिया है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया है. So classification of mental disorders. Then the next edition जो कि यहाँ पे mention है, that is the 11th edition and DSM-5 are likely to be available in the several years. इस book में ऐसा लिखा है, but अब now in current scenario ICD-11 आ चुका है and DSM-5 भी आ चुका है in the lectures or in the further new published books. So for the purpose of this book it is intended to follow the ICD-10. बेसिकली ये जो बुक है वो ICD-10 क्लासिफिकेशन फॉलो करेगी एंड DSM-4 क्लासिफिकेशन फॉलो करेगी.
क्योंकि हम इसमें क्लासिफिकेशंस पढ़ते। नाउ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्लासिफिकेशन एक्चुअली में है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू ICD-10 जिसमें क्या है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं, उसके लिए क्या है क्लासिफिकेशन है, जो कि अभी हमने पढ़ा था F00 से, और ये कहाँ तक जाएंगे, F99 तक ये जाएंगे, F99 तक। सो स्टार्टिंग से हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सी डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है। सो F00 to F09 that is organic including symptomatic mental disorders such as delirium, dementia, organic amnestic syndrome and other organic mental disorders। बेसिकली जो यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए हैं वो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। जितने भी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि इन्होंने खुद से मेंशन भी किया है कौन कौन से हैं, दैट इज डिलेरियम, डिमेंशिया एंड ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। क्या है, ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम। ये सारे क्या आते हैं हमारे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स। सो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे कौन से चैप्टर में आ रहे हैं, दैट इज चैप्टर classification, that is F00 to F09. Then further the next classification is from the F10 to F19, that is mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use। mental and behavioral disorders आगे भी हम पढ़ेंगे और भी हमारी कैटेगरीज में है, बट यहाँ पे जो मेजर इफेक्ट आ रहा है या जो मेजर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज पे कर रहे हैं। सो इट इंक्लूड्स द मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। जो भी मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होंगे किसकी वजह से, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज की वजह से, सच एज एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, हार्मफुल यूज, डिपेंडेंसी सिंड्रोम, withdrawal state, amnestic syndrome and psychotic disorders due to psychoactive substance use। Then next we will further move to the classification, that is F20 to F29। इसमें हमारा बेसिकली क्या ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है हमारा सीजोफेनिया, सीजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। जो हमारा अगर हम बात करें F20 टू F29 में सबसे मेजर क्या आएगा, सीजोफेनिया, सीजोटाइपल एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। जैसे कि कौन कौन से डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स होंगे हमारे, सीजोफेनिया, सीजोटाइपल डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, acute and transient psychotic disorders, induced delusional disorders and psychoaffective disorders, schizoaffective disorders। जो भी हमारे सीजोटाइपल, सीजोफेनिया, सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स होंगे वो हमारे कैटेगरी थर्ड में आ रहे हैं, दैट इज F20 to F29। Then move further to the next classification. The classification starts from the F31 to F39 or it is wrong here, it is F30 to F39। जो क्लासिफिकेशन है अगर आप फर्दर बुक्स में देखोगे तो वो F30 से 39 तक है। उस क्लासिफिकेशन में क्या हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। जो भी हमारे मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है वो हमारे इस कैटेगरी में आएंगे, दैट इज F30 to F39, सच एज मेनिक, डिप्रेसिव, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ये सारे जो भी मूड डिसऑर्डर्स हैं। Further moves to the next classification, that is F40 to F48। So neurotic, stress related and somatoform disorders are classified in this category। There is no category with the code F49। F49 के लिए इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है। ये सिर्फ जो कैटेगराइजेशन है ये F40 से F48 तक ही है, जिसमें कि स्ट्रेस रिलेटेड एंड न्यूरोटिक एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आते हैं, लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिया, एंजाइटी, ऑब्सेशंस। इसमें क्या क्या आ रहे हैं, बेसिकली हमारे न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। और इसमें कंडीशंस अगर हम देखें तो हमारी कौन कौन सी कंडीशंस इसमें इंक्लूड हो रही हैं, दैट इज एंजाइटी, फोबिक एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,
disorders, somatoform disorders, stress disorder, adjustment disorders and other neurotic disorders. अगर हम F31 से 39 की बात करें तो इसमें हमारे मेनिक डिसऑर्डर्स, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सारे डिसऑर्डर्स इंक्लूड हो जाते हैं. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज F50 टू F59. F50 टू F59 में हमारा जो क्लासिफिकेशन आता है वो एक्चुअल क्लासिफिकेशन किस चीज़ का है? बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर्स. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी बिहेवियरल सिंड्रोम्स आते हैं, जैसे कि किसी के लेग एम्प्यूटेट करनी पड़ गई, कोई एक्सीडेंटल केस है, या फिर किसी को इन्फेक्शन है बॉडी में, कोई भी मेडिकल इलनेस की वजह से, कोई भी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर किसी का भी बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो सारी क्लासिफिकेशन हमारी किस में आएंगी? F50 टू F59. फर्दर अगर हम इसमें देखें तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? लाइक ईटिंग डिसऑर्डर्स. कौन से डिसऑर्डर्स? ईटिंग डिसऑर्डर्स. वो कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, ये सारे हमारे ईटिंग डिसऑर्डर्स में आते हैं. नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद प्यूपेरियम. प्यूपेरियम भी बहुत बड़ा कॉज हो सकता है ऐसी कंडीशन का, तो प्यूपेरियम की वजह से भी हो सकता है. या फिर एब्यूज़ ऑफ नॉन डिपेंडेंसी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस. सो हमारा जो F50 टू F59 में हमारे बिहेवियरल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड होगा. देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें दैट इज F60 टू F69. F60 टू F69. सो उसमें क्या क्या आ रहे हैं? हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर. जो भी एडल्ट पर्सनालिटी और बिहेवियर से रिलेटेड हमारे डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे किस क्लास में आते हैं? F60 टू F69. इसमें बेसिकली कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? लाइक इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स. कौन कौन से इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स आ सकते हैं हमारे? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल preference and psychological and behavioral disorders associated with the sexual development and orientation. Basically behavioral and impulse disorders, gender identity disorders, या फिर हमारे जो भी disorders हैं related with the sexual development and orientation. ये मतलब जो बेसिकली हमारी अडल्ट पर्सनालिटी और बिहेवियर पे आते हैं वो आएंगे हमारे 60 टू 69 क्लास, F60 टू F69 क्लासिफिकेशन. Then further next is F70 to F79. F70 to F79 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा हमारा? मेंटल रिटार्डेशन. MR बच्चे आएंगे इसमें, चाहे वो माइल्ड, मॉडरेट हो, सीवियर हो या फिर प्रोफाउंड है. सो नेक्स्ट आता है हमारा F80 टू F89 which includes the disorder of psychological development. जो भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसऑर्डर्स जो हमारे क्लासीफाई होंगे वो किस में क्लासीफाई होंगे? F80 टू F89. जैसे कि हमारे डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्कॉलेटिक स्किल्स, स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर फंक्शंस, मिक्स स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. ये सारे जो भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे किस में इंक्लूड होंगे? F80 टू F89 में इनको इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा आएगा? F90 टू F98. 99 को क्या किया गया है? अनस्पेसिफाइड. जो भी कंडीशंस कहीं इंक्लूड नहीं हो रही वो F99 में है. F90 टू 98 में क्या है? सो बिहेवियरल एंड इमोशनल disorders with onset usually occurring in the childhood and in the adolescence. अभी हमने पढ़ा हमने F50 टू F59 में भी यही पढ़ा था कि बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बट बिहेवियरल डिसऑर्डर या बिहेवियरल सिम्टम्स कैसे आ रहे थे उन्हें? अगर उनका कोई भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में डिस्टर्बेंस है तब आ रहे थे. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? उनके इमोशनल डिसऑर्डर्स है विद द ऑनसेट अकरिंग इन द चाइल्डहुड एंड द एडोलिसेंट. जो भी हमारा बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड है हमारे चाइल्डहुड से और एडोलिसेंट से. फॉर एन एग्जाम्पल जो भी इसमें कंडीशंस दी गई है
like hyperkinetic disorders, conduct disorder, mixed disorder of conduct and emotion, tics disorders, ये सारे disorders childhood से ही आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं. सो दिस इज़ द मेजर क्लासिफिकेशन. सो एक एक करके दोबारा से हम चीज़ को पढ़ते हैं. सो फर्स्टली F00 to F09 दैट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स. ये हमने पढ़ लिया कि ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूड करता है. देन नेक्स्ट इज द, ये क्या इंक्लूड करता है, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ये इंक्लूड करता है. और ये हो क्यों रहे हैं, ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज. देन मूव फर्दर, दैट इज F20 to F29 और F20 to F29 that is which includes schizophrenia, schizotypal and delusional disorders. Next is F31 to F39 which includes the mood affective disorders like as a maniac episodes, depressive episodes, bipolar disorders, recurrent depressive disorders or a persistent mood disorder. Then further कैटेगरी पे अगर हम बात करें सो वो क्या है हमारी F40 to F48. उसमें हमने क्या पढ़ा, न्यूरोटिक, स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं. देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है F50 to F59 दैट इज बिहेवियरल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर्स. जो भी फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कोई भी कंडीशन अगर किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, साइकेट्रिक कंडीशन की तरफ जा रहा है ड्यू टू देयर मेडिकल कंडीशन, वो किस में इंक्लूड होंगे हमारे F50 to F59. देन नेक्स्ट अगर बात करें F60 to F69 विच इंक्लूड्स द डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर. ये किसको इंक्लूड कर रहा है, डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर को इंक्लूड करता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा 8th दैट इज F70 to F79. इसमें क्या इंक्लूड होता है हमारा, मेंटल रिटार्डेशन. जो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो, वो चाहे माइल्ड में कंडीशन में हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो या फिर हमारा प्रोफाउंड हो, वो सारे ही किस में क्लासीफाई होंगे, इन दी F70 to F79. देन फर्दर नेक्स्ट दैट इज F80 to F89 डिसऑर्डर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. जो भी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय बर्थ नहीं हो पाया, उसकी वजह से जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो किस में इंक्लूड होंगे, F80 to F89. देन नेक्स्ट अगर हम बात करें F90 to F98 which includes the behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in the childhood. जो किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ हो या फिर एडोलिसेंट एज में ऐसा हुआ हो, या तो किसी बच्चे के साथ हो या फिर एडोलिसेंट एज में कोई ऐसा चेंज आया हो, लाइक हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, मिक्स डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स भी हम फर्दर स्टडी करेंगे इन डिटेल. तो ये जो भी सारे डिसऑर्डर्स होंगे उनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10. अकॉर्डिंग टू ICD-11 बहुत सारे चेंजेस हैं, बट अकॉर्डिंग टू ICD-10 अगर हम इस बुक में पढ़ेंगे, ICD-10 के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ICD-10 जो है हमारा, उसमें अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे. सो बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स किस में आएंगे हमारे F90 to F98 में. देन F99 विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द साइकेट्रिक. क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी डिसऑर्डर्स को हम स्पेसिफाई ही नहीं कर पाते, उनके साइन एंड सिम्टम्स ही नहीं देख पाते, तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स. सो फर्दर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन दैट इज़ मल्टी एक्सिलरी क्लासिफिकेशन. अभी हमने कौन सा क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन जो कि F कैटेगरीज में है. अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लाइक जो ये F कैटेगरीज है, लाइक F00 to F99. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ICD-10, but according to DSM-4 there are several classifications other than these. So
दिस इज़ द मल्टी ऑक्सिलरी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी ऑक्सिलरी क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस इज़ वेरी यूजफुल। वी ऑल नो दैट कि हमें एक करेक्ट डायग्नोस बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या है, हमारी जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, अगर पेशेंट को कहीं ना कहीं वो गलत डिलीवर हुई तो हम अपना गोल जो भी है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हम इवेलुएट करके देखेंगे तो पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सुधार हमें नहीं मिलेगा। जो एक करेक्ट डायग्नोसिस है वो बनाना हमें आना चाहिए। एज अ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट कैन बी डिपेंडेंट ऑन मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस। करेक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या है, हम एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट देखते हैं। Then further, however, sometimes making a clinical diagnosis can lead to labeling of the patient and can stagnizing, उनको स्टेगनाइज भी कर देता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी क्या है कि अगर इवन क्या है कि जो भी अगर हम किसी को मेंटली इल बता देते हैं तो सोसाइटी का स्टैग्नेशन क्या है कि सोसाइटी उसे पागल बता देती है। तो वो भी हमें एक पेशेंट का उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दिस कैन ऑल्सो डिग्रेड द पेशेंट टू जस्ट अनदर केस and does not directly attend to the whole individual. So in the few decades there has been an upsurge of interest in multi-auxiliary system for achieving a more comprehensive description of an individual's clinical problems and needs. So इसके लिए क्या किया है, फ्यू डिकेड से अब क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा अपसर्ज आया है मल्टी ऑक्सिलरी सिस्टम में, जिससे कि हम एक इंडिविजुअल को एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे सके, एक ओवरऑल केयर दे सके इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। दिस पैटर्न अडॉप्टेड बाय DSM-4-TR। यही सेम पैटर्न किसने फॉलो किया, DSM-4-TR ने फॉलो किया। देन फॉलो करने के बाद जो DSM-4-TR ने क्लासिफिकेशन दिया है, तो वो क्लासिफिकेशन क्या है, जैसे ICD-10 का क्लासिफिकेशन F00 to F99 तक है। जो हमारा मल्टी ऑक्सिलरी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू DSM-4-TR। किसने दिया है, DSM-4-TR ने। सो वो क्या है हमारा फर्स्ट एक्सिस क्लिनिकल, इसमें हमारा क्या है, एक्सिस में डिवाइडेड है, एक्सिस 1, 2, 3, 4 and 5. So first axis is axis first clinical psychiatric disorders। जितने भी clinical psychiatric disorders है, clinical psychiatric disorders means the psycho लाइक न्यूरोसिस एंड साइकोसिस कंडीशन होता है। न्यूरोसिस में पेशेंट का लेस सीवियर कंडीशन है, बट इन दी साइकोसिस कंडीशन हमें पेशेंट को क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी। इन न्यूरोसिस भी हम पेशेंट को क्लिनिकल ट्रीटमेंट देते हैं, बट साइकोसिस क्या है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो साइकोसिस पेशेंट्स किस में इंक्लूड हो रहे हैं, क्लिनिकल साइकियाट्रिक डायग्नोसिस में। देन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। वी ऑल नो दैट कि अगर हम किसी पेशेंट को एडमिट भी कर ले तो हम उसकी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते, या फिर कोई MR बच्चा है जो बाय बर्थ ही मेंटल रिटार्डेड है, तो हम क्या करा सकते हैं, परमानेंट उसको हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है या मेंटल रिटार्डेशन है वो आता है हमारा एक्सेस 2 में। देन थर्ड इज़ जनरल मेडिकल कंडीशंस। बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, जिस जनरल मेडिकल कंडीशन है दैट कम्स अंडर एक्सेस 3। देन एक्सेस 4 साइको सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं कि सोशल आइसोलेशन है, सोशल विड्रॉल है, सोसाइटी का ऐसा नेचर है, वहाँ की सोसाइटी क्या है, ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा है इंडिविजुअल, वहाँ के इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में चेंज आएगा दैट कम्स अंडर द एक्सेस 4। एंड लास्ट वन इज एक्सेस 5। सो ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग करंट एंड इन द पास्ट ईयर। जो भी ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग होगा वो हमारा एक्सेस 5 में होगा। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू DSM-4-TR। DSM-4-TR ने एक्सेस में हमारा क्लासिफिकेशन दिया था। सो क्लासिफिकेशंस में हमने दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू ICD-10 एंड अकॉर्डिंग टू DSM-4-TR। सो next we will deal with the next chapter. Thank you so much for watching this video.